रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल की जा सकने वाली छोटी छोटी समझदारी भरी बातों में बदलते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी किताब है, जो दिखाते हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण लगने वाले काम भी जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक बेहद दिलचस्प किताब है, सही कहा आपने। इसके लेखक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुशासन और दृढ़ता को चरम स्थितियों में जिया है, और उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि छोटी शुरुआत करके भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो चलिए आज की किताब का परिचय कराते हैं। ये है एडमिरल विलियम एच मैक्रेविन की मेक योर बेड। अच्छा, एडमिरल मैक्रेविन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी के रिटायर्ड 4 स्टार एडमिरल हैं। ये तो बहुत ऊंचा रैंक हुआ। हाँ, सर्वोच्च सैन्य रैंकों में से एक है ये। और उन्होंने 37 साल नेवी सील बल में सेवा दी है। नेवी सील तो बहुत ही कठिन माने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का हिस्सा हैं और वो इसके कमांडर भी रह चुके हैं। तो अनुभव का स्तर आप समझ सकते हैं। जबरदस्त। और ये किताब, जैसा मैंने कहा, उनके 2014 में दिए गए एक भाषण पर आधारित है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में दिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, और वो भाषण इतना पसंद किया गया, मतलब वायरल हो गया था बिल्कुल। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। तो उसी भाषण में और फिर इस किताब में उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे 10 सबकों को साझा किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सबक सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, अच्छा। मतलब आम लोगों के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। ये आम जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी उतनी ही कारगर हैं। ये सील ट्रेनिंग की मुश्किल परीक्षाओं से जुड़े सिद्धांत है, लेकिन है बहुत साधारण, और इनकी प्रासंगिकता बिल्कुल यूनिवर्सल है। सही कहा। किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि रोज के छोटे छोटे अनुशासन, जैसे सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, ये हमें बड़े लक्ष्य साधने और मुश्किल वक्त में टिके रहने की मानसिक और भावनात्मक शक्ति देते हैं। बिल्कुल। और भाषा बहुत सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं, सच्ची और प्रेरणा देने वाली। एडमिरल मैक्रेवन खुद बताते हैं कि कैसे लोग उन्हें एयरपोर्ट पर या कहीं और रोककर अपनी कहानियां सुनाते हैं कि इन आसान सबकों ने मुश्किल दौर में उनकी कैसे मदद की। तो फिर ये चर्चा किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? किन श्रोताओं को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? मेरे ख्याल से तो ये उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा अनुशासन लाना चाहते हैं। लचीलापन, मतलब रेजिलियंस, मुश्किलों से उभरने की क्षमता, और दृढ़ता, ये लाना चाहते हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें वाकई बहुत कठिन हालात में परखा गया है। हाँ, खासतौर पर वो लोग जो किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, शायद पढ़ाई में, करियर में या निजी जिंदगी में कोई मुश्किल हो। पता है। हाँ, ये विद्यार्थियों, पेशेवरों, असल में हर उस इंसान के लिए है जो सीधी सपाट अनुभव पर आधारित सलाह की कद्र करता है। और ये ऐसे सबक हैं जो किसी लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं करते। ये तो बिल्कुल बुनियादी मानवीय सिद्धांत है। अगर कोई श्रोता जानकारी को तेजी से लेकिन गहराई से समझने वाला है, जिसे हम सीखने वाला, लर्नर कह सकते हैं, तो उसे ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि ये सीधे मुद्दे पर आती है, लेकिन अनुभवों के जरिए गहराई भी देती है। कोई फालतू बात नहीं। अच्छा, तो चलिए एडमिरल मैक्रेवन के सिखाए कुछ प्रमुख सबकों की गहराई में उतरते हैं फिर। पहला सबक, जो शायद सबसे मशहूर है, वो है अपना दिन एक काम पूरा करके शुरू करें, यानी अपना बिस्तर बनाएं। हाँ हाँ हाँ, सुनने में बहुत मामूली लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। बिस्तर बनाना, इससे क्या होगा? लेकिन सील ट्रेनिंग में इसका महत्व बहुत ज्यादा था। कोरोनाडो, कैलिफोर्निया में जहां की ट्रेनिंग होती थी, समुद्र तट पर उनके साधारण से बैरक थे, और वहां हर सुबह बिस्तर को बिल्कुल सही ढंग से बनाना पहला और अनिवार्य काम था। कैसा बिस्तर होता था वो? कुछ खास नहीं, स्टील फ्रेम का बिस्तर, एक गद्दा, नीचे की चादर, ऊपर की चादर और एक ग्रे ऊनी कंबल, बस। लेकिन उसे गद्दे के नीचे कसकर दबाना होता था। कोनों का एकदम चौकोर होना, चादर बिल्कुल कसी हुए, तकिया बीच में सही जगह पर, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए थी। और अगर नहीं हुई तो सजा मिलती थी? हाँ, सजा थी शुगर कुकी बनना। शुगर कुकी? ये क्या होता था? मतलब प्रशिक्षक आपको चिल्लाकर हुक्म देते थे, हिट द सर्फ। आपको बर्फीले ठंडे पानी की लहरों में कूदना पड़ता था, अरे बाप रे। और फिर गीली रेत पर तब तक लौटना पड़ता था जब तक आप सिर से पैर तक रेत से सन न जाएं। ये वाकई बहुत अपमानजनक और थका देने वाला होता था। सोचिए, दिन की शुरुआत ही ऐसे हो रही है। आसन का पहला पाठ था। ये सिखाता था कि आप बारीकियों पर ध्यान दें। एडमिरल इसे दिन का पहला पूरा किया गया काम मानते हैं। अच्छा। इसे सही ढंग से करने पर एक गर्व का एहसास होता था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो।
और ये एहसास आपको अगला काम करने के लिए प्रेरित करता था। और मजे की बात, प्रशिक्षक बाकायदा इंस्पेक्शन करते थे। ओह, वो चेक करते थे। हाँ, बिल्कुल, कोनों की जांच करते थे। यहां तक कि बिस्तर पर सिक्का उछालकर देखते थे। अगर बिस्तर सही बना है तो सिक्का उछलकर वापस हाथ में आ जाता था। कमाल है। लेकिन अगर सही बना हो तो कोई शाबाशी नहीं मिलती थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उनसे उम्मीद की जाती थी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। ये अनुशासन और डिटेल पर ध्यान देने का प्रतीक था। ये दिखाता था कि आप छोटी चीजों को भी गंभीरता से लेते हैं। एडमिरल ने बताया कि कैसे एक गंभीर पैराशूट दुर्घटना हुई थी उनकी। महीनों अस्पताल में थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़े ठीक हुए, उन्होंने सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना शुरू किया। अस्पताल में भी? हाँ, ये उनका तरीका था, ये दिखाने का कि वो नियंत्रण वापस पा रहे हैं, कि वो हार नहीं मान रहे। और उन्होंने इराक में युद्ध के दौरान भी ऐसे ही किया था? हाँ बिल्कुल, वहाँ फौजी खाट होती है ना, आर्मी कॉट, उस पर भी वो अपना स्लीपिंग बैग रोज सुबह सही ढंग से रखते थे। ये उनके लिए नियंत्रण में रहने और आगे बढ़ते रहने का प्रतीक था। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभासी उदाहरण भी दिया। जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था, तो एडमिरल ने नोटिस किया कि वो कभी अपना बिस्तर ठीक नहीं करता था। अच्छा। हाँ, तो ये छोटी सी आदत भी किसी के रवैये और अनुशासन के स्तर को दिखा सकती है। तो इसका निचोड़ ये है कि अगर दिन बहुत बुरा भी गुजरे, कम से कम आप घर या बैरक लौटकर एक सही ढंग से बने बिस्तर पर आते हैं। ये एक छोटी सी चीज आपको दिलासा देती है कि भाई आज मैंने कुछ तो सही किया और शायद कल बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, जैसा एडमिरल कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर बनाने से करें। वाह, ये तो हुई व्यक्तिगत अनुशासन की बात। लेकिन मैक्रेवन ये भी कहते हैं कि बड़ी चुनौतियां अकेले पार नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल, और यहीं से उनका दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, आप अकेले नहीं चल सकते। मतलब आपको नाव चलाने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। फाइंड समवन टू हेल्प यू पैडल। इसका क्या मतलब हुआ, नाव चलाना? देखिए, सील ट्रेनिंग में 7 लोगों की एक टीम होती थी, जिसे एक 10 फुट की रबर की नाव मतलब रैफ्ट को संभालना होता था। और ये सिर्फ पानी में चलाना नहीं था। अच्छा, और क्या करना होता था? उन्हें इसे सिर पर रखकर बैरक से मेस हॉल तक दौड़ना होता था, रेत के बड़े बड़े टीलों पर चढ़ते उतरते हुए ले जाना होता था, और फिर समुद्र की उफनती लहरों में लगातार घंटों तक चलाना होता था। ये टीम वर्क का एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर लेकिन प्रभावी प्रशिक्षण था। तो इसमें टीम का क्या महत्व था? महत्व ये था कि अगर टीम का एक भी सदस्य थक जाता या बीमार पड़ जाता या धीमा हो जाता, तो बाकी सदस्यों को उसकी कमी पूरी करनी पड़ती थी। कैसे? वो ज्यादा जोर से चप्पू चलाते, ज्यादा मेहनत करते, यहां तक कि अपना राशन भी उस कमजोर साथी को दे देते ताकि उसमें थोड़ी ताकत आए, क्योंकि सबको पता था कि कल शायद उन्हें मदद की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी अकेले वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर सकता था। ये तो बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जीवन के मुश्किल दौर से गुजरने के लिए हमें दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। एडमिरल ने इसका कोई अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताया है? हाँ, उन्होंने अपनी पैराशूट दुर्घटना का एक बहुत ही मार्मिक किस्सा सुनाया है। ये तब हुआ जब वो वेस्ट कोस्ट के सभी सील के कमांडर थे। एक सामान्य अभ्यास के दौरान उनका पैराशूट उलझ गया, और जब खुला तो इतनी जोर से झटका लगा कि उनकी पेल्विस मतलब कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओह माय गॉड! पेट की मांसपेशियां हड्डी से उखड़ गईं, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। कई महीने अस्पताल और बिस्तर पर बीते। ये तो भयानक रहा होगा। उनके मन पे क्या असर पड़ा होगा इसका? शुरुआत में तो उन्हें खुद पर बहुत तरस आया। उन्हें लगा उनका करियर ही खत्म हो गया, क्योंकि एक सील के लिए शारीरिक फिटनेस तो सबसे जरूरी है। हाँ, जाहिर है। लेकिन फिर उनकी पत्नी जॉर्जियान ने उनकी देखभाल की, और उन्होंने सिर्फ मरहम पट्टी नहीं की, बल्कि उन्हें एक तरह से टफ लव दिया। मतलब कठोर लेकिन हितैषी रवैया। उन्होंने एडमिरल को याद दिलाया कि वो कौन है, और उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। तो परिवार का साथ बहुत अहम था इस मुश्किल घड़ी में। बिल्कुल, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, सबने मदद की। उनके बॉस थे एडमिरल एरिक ओल्सन। उन्होंने तो नीमो में ढील देकर उनका करियर बचाया, वरना मेडिकल मूल्यांकन के कारण शायद उन्हें सेवा छोड़नी पड़ती। अच्छा। हाँ, मैक्रेवन साफ मानते हैं कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, उसमें दूसरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सबक साफ है, जिंदगी में मुश्किल पल सबके आते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छी टीम, अच्छे साथियों की जरूरत होती है। अकेले नाव खेना संभव नहीं है। बिल्कुल, दोस्त बनाएं, दूसरों पर भरोसा करें, और याद रखें कि आपकी सफलता दूसरों पर भी निर्भर करती है। सही कहा। और जहां टीम वर्क जरूरी है,
वहीं व्यक्तिगत असफलताओं का सामना करना भी अनिवार्य है। यहीं से तीसरा सबक आता है ना? हाँ, बिल्कुल। तीसरा सबक असफलताओं से जुड़ा है कि असफलता आपको मजबूत बना सकती है। यानी सर्कस से डरो मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सर्कस। ये सर्कस क्या चीज थी? मतलब असली सर्कस? हाँ, नहीं, असली सर्कस नहीं। सील ट्रेनिंग में अगर कोई छात्र किसी मानक पर खरा नहीं उतरता था, मान लीजिए दौड़ में पीछे रह गया या तैराकी में या बाधा कोर्स में, तो उसका नाम द सर्कस लिस्ट में डाल दिया जाता था। और इस लिस्ट में नाम आने का मतलब? इसका मतलब था कि ट्रेनिंग के नियमित घंटों के बाद उसे 2 घंटे की अतिरिक्त बेहद कठिन कसरत करनी पड़ती थी, कैलिस्थेनिक्स। और इस दौरान प्रशिक्षक लगातार उस पर चिल्लाते थे, उसका मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे। 2 घंटे की अतिरिक्त कसरत, वो भी दिन भर की इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद? हाँ, और यही इसका खतरनाक पहलू था। छात्र इससे बहुत डरते थे, क्योंकि ये अतिरिक्त थकान जाहिर है अगले दिन फिर से असफल होने का खतरा बढ़ा देती थी। हाँ, ये तो एक दुष्चक्र बन जाता होगा। बिल्कुल, इसे वो डेथ स्पाइरल कहते थे। मतलब ऐसी स्थिति जहां थोड़ी सी असफलता और थकान अगले दिन और ज्यादा असफलता और थकान लाती है, और फिर उससे उबरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई छात्र इसी वजह से ट्रेनिंग छोड़ देते थे। तो एडमिरल मैक्रेवन का क्या अनुभव रहा इस सर्कस के साथ? वो भी इस लिस्ट में आए थे? हाँ, वो और उनके एक साथी थे, मार्क थॉमस। वो दोनों तैराकी में थोड़े कमजोर थे शुरू में, तो वो अक्सर सर्कस लिस्ट में आ जाते थे। अच्छा। और उनकी सजा में खास तौर पे बहुत सारे फ्लटर किक्स शामिल होते थे। ये पेट और जांघों को मजबूत करने वाले पैर चलाने के व्यायाम होते हैं। वाह। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या इसका नतीजा उल्टा हुआ? बिल्कुल, यही तो कमाल की बात है। हुआ ये कि लगातार की इस अतिरिक्त कसरत ने, जिसे वो सजा समझ रहे थे, अनजाने में उनके पैरों और कोर मसल्स को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना दिया। अरे वाह। उनकी तैराकी बेहतर होती गई, पानी में उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, और अंत में जब ट्रेनिंग की सबसे कठिन परीक्षा आई, रात में 5 मील की तैराकी, तो कौन सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे? कौन? वही दोनों? हाँ, मार्क थॉमस और एडमिरल मैक्रेवन। जिस सर्कस को वो असफलता की सजा मान रहे थे, उसी ने उन्हें सफलता दिलाई। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे हम रुकावट समझ रहे होते हैं, वही हमें आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही। एडमिरल ने अपने करियर का एक और उदाहरण दिया जब उन्हें एक स्क्वाड्रन की कमान से हटा दिया गया था। मतलब फायर कर दिया गया था एक तरह से। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्हें लगा उनका करियर खत्म हो गया, लोग कानाफूसी करते थे। लेकिन उन्होंने इसे हार मानने के बजाय प्रेरणा बनाया। उन्हें दूसरा मौका मिला एक सील प्लेटून के ऑफिसर इंचार्ज के तौर पर विदेश में तैनाती का। और उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। हाँ, उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल खुद को साबित करने के लिए किया। पिछली असफलता की कड़वाहट को उन्होंने ईंधन बनाया। प्लेटून में सबसे ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा लगन दिखाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने लोगों का सम्मान वापस जीता, और कई साल बाद वो वेस्ट कोस्ट के सभी सील के कमांडर बने। वाह। तो सबक ये है कि जिंदगी में असफलताएं आएंगी ही। उनसे डरे नहीं, उनसे सीखें और उन्हें खुद को मजबूत बनाने का जरिया बनने दें। जिंदगी सर्कस से भरी, आप गिरेंगे, चोट लगेगी, निराशा होगी, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आप ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली संदेश है, और ये हमें आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक की ओर ले जाता है। हाँ, चौथा सबक जो इन सब का निचोड़ भी है, कभी भी हार न माने। नेवर एवर क्विट। यानी कभी भी घंटी न बजाएं। ये घंटी क्या थी? कोई खास घंटी? हाँ, सील ट्रेनिंग कंपाउंड के बीचों बीच सबके देखने के लिए एक पीतल की घंटी लटकी रहती थी, ब्रास पेल। और पहले ही दिन प्रशिक्षक ने सबको साफ साफ बता दिया था। क्या बताया था? कि अगर आप में से कोई भी इस ट्रेनिंग को छोड़ना चाहता है, अगर आपको दर्द सह नहीं जा रहा, अगर ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर आप ये सब छोड़ना चाहते हैं, तो बस आपको यहां आकर इस घंटी को 3 बार बजाना है। आप घंटी बजाइए और आप जा सकते हैं। मतलब छोड़ने का एक आसान रास्ता हमेशा सामने मौजूद था, दरवाजा खुला था। बिल्कुल, हमेशा। घंटी बजाने का मतलब था सुबह की कड़कड़ाती ठंड में उठना नहीं पड़ेगा, बर्फीले पानी में तैरना नहीं पड़ेगा, वो मुश्किल बाधा कोर्स नहीं करना पड़ेगा, प्रशिक्षकों की चीख पुकार नहीं सुननी पड़ेगी, सारी तकलीफें तुरंत खत्म। लेकिन क्या? प्रशिक्षक ने यह भी चेताया था कि अगर कोई घंटी बजाता है तो उसे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा, क्योंकि छोड़ना, क्विट करना कभी किसी चीज को आसान नहीं बनाता। एडमिरल की क्लास में 150 छात्रों ने शुरुआत की थी। 6 महीने बाद सिर्फ 33 ग्रेजुएट हुए, बाकी सबने वो घंटी बजा दी थी। उन्होंने आसान रास्ता चुना था।
इस सबक को समझाने के लिए एडमिरल ने कोई खास कहानी सुनाई है? हाँ, एक बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी सुनाई है। उन्होंने अफगानिस्तान के एक अस्पताल में मिले एक युवा आर्मी रेंजर का जिक्र किया। नाम था एडम बेट्स। बेट्स सिर्फ 19 साल का था और अपने पहले ही कॉम्बैट मिशन पर एक प्रेशर प्लेट माइन, मतलब जमीन में छुपी बारूदी सुरंग, पर पैर रखने से अपने दोनों पैर खो चुका था। हे भगवान, सिर्फ 19 साल की उम्र में? हाँ, जब एडमिरल उसे देखने गए तो बेट्स बिस्तर पर लेटा था, शरीर से ट्यूब्स निकल रही थीं, विस्फोट के निशान थे। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन होश में था। नर्स ने बताया कि वो साइन लैंग्वेज जानता है क्योंकि उसकी मां बधिर थी। ओह। एडमिरल सोच रहे थे कि इस युवा सैनिक से क्या कहें जिसने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। ऐसी स्थिति में शब्द मिलना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बेट्स ने शायद एडमिरल के चेहरे पर दया या दुख का भाव पढ़ लिया। उसने धीरे धीरे दर्द सहते हुए अपना हाथ उठाया और साइन लैंग्वेज में इशारा किया। क्या? उसने इशारा किया, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी ओके। अरे। एडमिरल बताते हैं कि ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के का जज्बा अदम्य था। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। अविश्वसनीय। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद एडमिरल ने बेट्स को एक समारोह में देखा। अच्छा, कैसा था वो? वो अपनी शानदार यूनिफॉर्म में अपने नए प्रोस्थेटिक पैरों पर तनकर खड़ा था। वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था और अपने साथी रेंजरों को पुल अप प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे रहा था। क्या बात है। हाँ, इतनी सर्जरी, दर्दनाक पुनर्वास और एक पूरी तरह बदली हुई जिंदगी के बावजूद उसने हार नहीं मानी थी। जैसा उसने वादा किया था, वो ठीक था। अविश्वसनीय प्रेरणा। तो एडमिरल का संदेश सीधा और स्पष्ट है। जीवन मुश्किलों से भरा है, लेकिन यकीन मानिए, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा बुरी स्थिति में होता है। अगर आप हार मानने से इनकार करते हैं, अगर आप मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को महान बना सकते हैं। बस कभी भी वो घंटी मत बजाइए। वाह, मेक योर बेड वाकई हमें याद दिलाती है कि जीवन की बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए हमें शुरुआत छोटे अनुशासित कदमों से करनी होती है। बिस्तर बनाने जैसा एक साधारण काम भी दिन के लिए एक सकारात्मक लय तय कर सकता है, अनुशासन बना सकता है और कुछ हासिल करने का वो छोटा सा संतोष दे सकता है। बिल्कुल। इस किताब का सार यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, आपका दृढ़ संकल्प, आपका साहस, दूसरों का साथ पाने और देने की आपकी क्षमता और कभी हार न मानने का आपका जज्बा, यही वो चीजें हैं जो आपको न सिर्फ टिके रहने में मदद करती हैं, बल्कि आपको एक बेहतर, ज्यादा मजबूत इंसान बनाती हैं। हाँ, ये स्वीकार करना कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, असफलताओं को ताकत का स्रोत मानना। सही कहा। और सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करना, यही लचीलापन, यही रेजिलियंस बनाने की कुंजी है। और ये सिद्धांत सिर्फ सील ट्रेनिंग या युद्ध के मैदान जैसे चरम हालात के लिए नहीं है। ये हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होते हैं। चाहे वो कोई निजी चुनौती हो, करियर में कोई झटका लगा हो या बस जीवन की आम मुश्किलें हों। बिल्कुल। शुरुआत छोटी करें पर लगातार करें, यही शायद सबसे बड़ा संदेश है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा एडमिरल मैक्रेवन की किताब मेक योर बेड पर। हालांकि ये बातचीत किताब के पूरे टेक्स्ट का स्थान तो नहीं ले सकती, पर उम्मीद है कि ये उसकी गहरी और प्रेरणादायक शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे पाई होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये सिद्धांत वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और भी ऐसी किताबों की बातें साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। बताइए अगली कौन सी किताब पर आप चर्चा सुनना चाहेंगे।